इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी हो। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग 1915 में कोरिया के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। उनका सपना था स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी ना कर पाए। उसे बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो बहुत दूर की बात है। चंग का लकड़ियाँ बेचने के लिए कई बार पास के शहर में जाना होता था। वहाँ उसने देखा कि लोगों के पास काफ़ी खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। वो ये सब देख के अपनी गरीबी और फार्म की लाइफ देखकर फ्रस्ट्रेट होने लगा और अपने लिए भी एक बेटर ज़िंदगी चाहने लगा। एक दिन उसने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के शहर में बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। ये देख के वो सोच में पड़ गया और उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी और 1932 में यानी 16 साल की उम्र में चंग ने चौंका देने वाला फैसला किया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाला था। एक दिन चंग अपने दोस्त के साथ चुपके से शहर की तरफ चल पड़ता है। तकरीबन 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवोन शहर पहुंचा और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश था क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहा था। करीब 2 हफ्ते ये सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया। उनके फादर ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उसके लौटने से फैमिली तो खुश थी, लेकिन चंग बजाते खुद खुश नहीं था। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। साथ ही वो जानता था कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो फिर 2 बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में यानी 18 साल की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करता है और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचता है जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला वो उन्होंने किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फाइनली उन्हें बोकुंग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। उस जॉब का ओनर चंग के काम से इतना खुश था कि सिर्फ 6 महीनों में उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजर की पोजीशन मिल गई। चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते शॉप को ग्रो किया। 1937 में शॉप का ओनर सीरियसली बीमार पड़ गया और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की एज में चंग एक एम्प्लॉय से शॉप का ओनर बन चुका था। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन भी बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। बिजनेस बहुत ही अच्छा जा रहा था कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और उस वक्त कोरिया में जापान की हुकूमत थी। जापानीज चाहते थे कि वार के वक्त उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिस वजह से उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया गया बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो कोई ऐसा बिजनेस ढूंढने लग गए जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था और बहुत ही जल्द उन्होंने कार्ड पेड बिजनेस में कदम रखा और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडीओ सर्विस गैराज खोला। और किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन भी वापस करना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले नुकसान पे कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में इजीली हार मान जाता है, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम्स को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और इससे भी अच्छा गैराज खोला। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी कार्ड पेड होने में कई हफ्ते लग जाते थे, इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपटीटर को कार्ड पेड के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉयज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था कि अचानक एक नई ट्रेजेडी हो गई।
जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और उसे एक स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया और सालों में खड़ा किया गया बिजनेस उनसे एक झटके में छीन लिया गया। चंग वापस से स्केयर 1 पे आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन तक की सेविंग्स थी। चंग कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान की गवर्नमेंट भी खत्म हो चुकी थी। कोरिया के नॉर्थन एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वार 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट वार लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया साउथ और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार्ड पेड़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न। कार्ड पेड बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि वहीं चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में यानी 31 साल की एज में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी को इस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। स्टार्ट में उन्हें काफी छोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जून 1950 जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन आर्मी सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस वजह से चंग को अपना सारा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पोसान शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। इस वक्त यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब अगर प्राइस सही है तो वो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वार चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई बड़ी प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉस भी हुआ, लेकिन एक बार ज़बान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी की वजह से उनकी अमेरिकन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुकी थी। 1952 में वार तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी चंग को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना शुरू किया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया के सबसे बड़े डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट कोयोंगबू एक्सप्रेस वे हुंडई ने ही बनाया है। 1960s में चंग एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुके थे, पर अब बारी थी उन रोड्स पे चलने वाली कार्स की। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की हुंडई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल रही, लेकिन बाद में दोनों कंपनीज में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और फौरन नए पार्टनर ढूंढने लग गए। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन जैसी कंपनी के साथ डील करने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए सेटिस्फाई हो गया था। बेस्ट पार्ट डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें सिर्फ साउथ कोरिया के बने पार्ट्स ही यूज हों। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार, हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। आल्सो हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उतर जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे।
और इन्हीं रीजन से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 सालों में लॉस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सकती थी। कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आया। आखिर 3000 कार के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा, और चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन कंपनी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल कई हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। और हुंडई की कार्स को खास तौर पर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने कई सारी इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। ना कि ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्री में भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हुई। और अगले कुछ सालों में हुंडई 4 लाख कार्स बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे डिसेंट कार कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सबसे टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनाने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएसए मार्केट कंपनी को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार के सेगमेंट को कैप्चर किया हुआ है और यूएसए कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है। इसीलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन जीरो था। साथ में हुंडई ने देखा यूएस में सेकंड हैंड कार्स की मार्केट बहुत बड़ी थी। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस की कार मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने करीब 1,70,000 हुंडई एक्सेल बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही सालों में हुंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई और इसी तरह हुंडई एक मेजर कार कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो गई। और उसी साल 72 की एज में चंग ने रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाल ली और पहले जैसी डिटर्मिनेशन के साथ ही कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और सिर्फ 2023 यानी 2023 में हुंडई ने 42 लाख कार सेल की। वैसे तो हुंडई अपने सिर्फ कार बिजनेस के बारे में जानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि हुंडई ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई की मदद से ही साउथ कोरिया आज जापान को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा कार बिल्ड करने वाली कंपनी बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। हुंडई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, 1000+ जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट, अ डिजायर फॉर बेटर।